कार्तिक एक गहरी सांस लेकर बोला, ये सारी बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना, पर सच तो ये है कि इस प्रॉपर्टी के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी ने कभी मेरे किसी रिश्ते को बनने ही नहीं दिया। मुझे मॉम छोड़कर चली गई। मेरे खुद के पिता को मुझसे जलन होने लगी, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे ये प्रॉपर्टी मिलनी ही नहीं चाहिए थी। कमाल की बात है, इस बात से खुश होने के बजाय उन्हें जलन हो रही थी। कार्तिक ये बोलते हुए हंसने लगा, फिर हंसते हुए आगे बोला, एक 5 साल के बच्चे से जलन होती थी उन्हें। फिर आती है उनकी दूसरी पत्नी मिसेज रंजना प्रताप। उन्होंने तो और कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी नफरत दिखाने में, और ये सब हुआ इस प्रॉपर्टी की वजह से। और आखिर में मुझे प्यार हुआ तो उसमें भी धोखा ही मिला। कमाल की बात है कि ये भी सिर्फ पैसों के लिए हुआ। राजवीर बस चुपचाप कार्तिक को ही सुने जा रहा था। उसे पता था कि कार्तिक के अंदर बहुत ज्यादा दर्द था, जो वो सिर्फ उसके सामने ही दिखाता था। राजवीर को पहले अपनी और कार्तिक की कहानी काफी हद तक सेम लगती थी, क्योंकि दोनों की ही मॉम नहीं थी। फर्क इतना था कि राजवीर के मॉम की डेथ हुई थी और कार्तिक की मॉम इसे छोड़कर चली गई थी। दोनों के ही डैड ने दूसरी शादी की थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कार्तिक ने उन्हें अपनाने की कोशिश की, लेकिन रंजना जी ने उसे नहीं अपनाया। और यहाँ कोमल जी ने राजवीर को अपनाया, पर राजवीर ने उन्हें नहीं अपनाया। राजवीर और कार्तिक बातें ही कर रहे थे कि तभी वार्ड के अंदर रीत आई, और पीछे 2 नर्स भी थी, जिनके हाथ में दवाई की ट्रे थी। रीत राजवीर के पास आकर बोली, हेलो मिस्टर सिंघानिया, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मिस्टर कार्तिक यहाँ पर किसी की बात ही नहीं सुनते हैं, और दवाई भी अपने टाइम पर नहीं ले रहे हैं। रीत की बात सुनते ही कार्तिक का मुंह बन गया, और वो धीरे से बोला, आते ही शुरू हो गई है, हद होती है। राजवीर कार्तिक की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके बोला, डोंट वरी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम से ट्रीटमेंट करिए। ये बोलकर राजवीर एक वार्निंग लुक कार्तिक को देता हुआ वहां से चला गया। कार्तिक बस उसे ही देखता रह गया। वहीं रीत कार्तिक के लिए इंजेक्शन निकालते हुए बोली, आई होप कि मिस्टर सिंघानिया ने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। रीत की बात पर कार्तिक कुछ नहीं बोला। ये देखकर रीत स्माइल करते हुए उसे इंजेक्शन लगाने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिस में एक लड़का गुस्से से टेबल पर रखी सभी फाइल्स को फेंकते हुए बोला, नहीं, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? क्यों? उसकी किस्मत इतनी अच्छी है, जब मुझे लगा कि अब वह सब कुछ मेरा हो जाएगा, तभी वो कहीं ना कहीं से मेरी जिंदगी में आ जाता है, मेरा सब कुछ लेने के लिए। एक आदमी की स्ट्रिक्ट आवाज आई, शांत हो जाओ साहिल, अभी भी चीज हमारे हाथ में है, ये मत भूलो। क्या हाथ में है डैड? वो आपके नकारा शेयर होल्डर? अरे उनमें तो राजवीर सिंघानिया के खिलाफ जाने तक की हिम्मत नहीं है। वो क्या साथ देंगे हमारा? अब देखिएगा, वो कार्तिक आएगा और हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगा। मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि आपके डैड ने आपको कुछ क्यों नहीं दिया। साहिल गुस्से से अपने डैड से कुछ भी बोले जा रहा था। मिस्टर प्रताप बोले, साहिल अपनी लिमिट में रहो, और रही बात इस प्रॉपर्टी की, तो ये मेरी थी और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर को प्रताप कॉर्पोरेशन में होने वाली हर एक मूवमेंट की खबर थी। उसे ये भी पता चल गया कि कैसे दोनों बाप बेटे इस वक्त गुस्से से पागल हो रहे थे। उन दोनों को जैसे ये बात पता चली कि कार्तिक की सर्जरी सक्सेसफुल रही, तो उन दोनों ने उस ऑफिस को अपने कब्जे में लेने के लिए शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग की। लेकिन राजवीर के प्रेशर की वजह से किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। राजवीर अच्छे से बात जानता था कि कब कौन से पत्ते खोलना था और कैसे किसको मात देनी थी। पहले उसने उन दोनों बाप बेटों को भरोसा दिलवा दिया था कि ऑफिस के लोग और शेयर होल्डर्स उन दोनों के सपोर्ट में थे, लेकिन काम के समय उसने सबको पीछे कर दिया। राजवीर सिर्फ उन दोनों का ध्यान कार्तिक की सर्जरी पर से हटाना चाहता था। जैसे ही ये हुआ, राजवीर ने भी अपना दाव खेल दिया। इधर कार्तिक की सर्जरी भी सक्सेसफुल रही और उधर उन दोनों की हार भी निश्चित हो गई। राजवीर अपने घर वापस आया और देखा कि लिविंग रूम में कोमल कुछ काम कर रही थी, लेकिन साथ ही वो कहीं खोई हुई भी थी, जिससे उनका काम खराब हो रहा था। राजवीर उन्हें इस तरह से देखकर उनके पास जाकर कोमल को होश में लाते हुए बोला, मिसेस सिंघानिया। राजवीर की आवाज सुनकर कोमल जैसे होश में आई। वो होश में आते हुए बोली, राजवीर, क्या बात है, बोलो। राजवीर बोला, आप कहाँ खोई हुई थी?
सारा सामान इधर उधर बिखर गया है। कोमल फिर से खोए हुए बोली, हाँ बिखर तो गया ही है, और अब इसे समेटना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं मदद कर देता हूँ, राजवीर बोला। फिर जमीन पर गिरे हुए सामान को समेटने लगा और फिर उसे कोमल को देकर वो बोला, अब ध्यान से करिएगा काम। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसे जाता देखकर कोमल जी अपने मन में बोली, क्या अतीत के उस बिखरे हुए पन्ने को भी समेट लोगे तुम राजवीर? राजवीर वहां से सीधा अपने रूम में गया और अंदर जाकर उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई। फिर राजवीर अंदर आकर बोला, ये क्या है इश्की, तुम अभी तक मूवीज ही देख रही हो? राजवीर की आवाज से इश्की डर गई और फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, ओह गॉड राजवीर, ऐसे कोई किसी को डराता है क्या भला? और मैं मूवी ना देखूं तो क्या करूं भला? एक तो आपने मुझे इस रूम में बंद करके रखा है, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, इवन खुद से चलने तक नहीं दे रहे हैं कि बाथरूम भी जा सकूं, और खुद मुझे छोड़ के चल दिए, तो मैं मासूम बच्ची भला रूम में अकेले क्या करती? इश्की की बात पर राजवीर उसके पास आते हुए बोला, अच्छा जी, मासूम बच्ची? इश्की बोली, बिल्कुल, कोई शक है आपको? राजवीर बोला, बिल्कुल भी नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि इस मासूम सी बच्ची को ये ड्रामेबाजी किसने सिखाई है, जो इतने भारी भरकम डायलॉग बोले जा रही है? इश्की बोली, किसी ने नहीं, आप चुप हो जाइए और मुझे मूवी एंजॉय करने दीजिए। राजवीर ने इश्की को देखा जो मजे में पूरे बेड पर फैलकर रूम में अंधेरा करके प्रोजेक्टर पर मूवी देख रही थी। राजवीर का रूम इस वक्त किसी सिनेमा हॉल से कम नहीं लग रहा था, और इतना ही नहीं, इश्की ने बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स बेड पर फैलाए हुए थे और साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स भी वहीं रखी थी। ये सब देखकर राजवीर का परेशान होना लाजमी था। राजवीर ने इश्की के हाथ से सारे चिप्स के पैकेट ले लिए और साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स भी ले ली और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। ये देखकर इश्की राजवीर को घूर कर देखते हुए बोली, राजवीर ये क्या है? राजवीर बोला, मैंने तुम्हें ये सब खाने से मना किया था ना, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इश्की बोली, अरे मुझे हल्की सी चोट ही तो लगी है, हद ही होती है, ऐसे तो आप कभी भी कुछ भी रीजन बताकर मुझे ये सब नहीं खाने देंगे। राजवीर बोला, नहीं बच्चा, कुछ भी कारण से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ हेल्थ के कारण से कह रहा हूँ, क्योंकि तुम बीमार ही कुछ ज्यादा पड़ रही हो। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। तुम बीमार होना बंद करो और फिर मैं तुम्हें ये सब खाने दूंगा। फिर राजवीर ने जब देखा कि इश्की का मुंह अभी भी लटका हुआ था तो राजवीर ने उसे एक पैकेट खाने को दे दिया। रात का वक्त, रात के करीब 10 बज रहे थे। राजवीर अपने स्टडी रूम में बैठकर सारी इन्फॉर्मेशंस पढ़ रहा था। उन इन्फॉर्मेशंस में उसे एक चीज दिखी और वो ये थी कि सोनिया बचपन में एक अनाथ आश्रम में रहती थी, और जिस अनाथ आश्रम में सोनिया रहती थी उसमें ही इश्की भी रहती थी। इस बात से राजवीर काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ। पहले तो सोनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और अब जब कुछ पता चला तो वो भी इतना शॉकिंग। ये बात राजवीर को समझ ही नहीं आ रही थी कि इश्की और सोनिया सच में एक ही आश्रम से थी, या फिर इस इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़खानी की गई थी। क्योंकि अगर ऐसा था तो इसका मतलब यही था कि सामने वाले को इश्की के बारे में पता था और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी पता थी। तभी उसने सोनिया के पास्ट को इश्की के पास्ट से लिंक कर दिया था। राजवीर को यह बात साजिश ही लग रही थी। राजवीर खुद से बोला, ये मैटर तो उलझता ही जा रहा है। सोनिया अनाथ नहीं थी, ये बात खुद कार्तिक ने मुझे कही थी, फिर इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है? राजवीर सब सोचते हुए वापस अपने रूम में आया और देखा कि इश्की परेशान होकर बेड पर बैठी हुई थी। उसे देख राजवीर ने पूछा, क्या बात है इश्की, ऐसे परेशान क्यों हो? राजवीर की बात पर इश्की उसकी तरफ देखकर बोली, मेरी मिशा से बात हुई और उसने मुझे मेहर के बारे में बताया, आप इसलिए मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। राजवीर को यह पता था कि वो ज्यादा देर तक इश्की से ये सारी बातें नहीं छिपा सकता था, और आखिरकार इश्की को सब पता चल ही गया था। राजवीर आराम से इश्की के पास आकर बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इश्की बोली, आप भी ना राजवीर, हर बार सारी परेशानी खुद तक ही रखते हैं, कभी भी मुझे नहीं बताते। और मैं भी कैसी हूं ना, कभी आपको देखकर नहीं समझ पाती कि आप खुश हैं या दुखी, कभी भी नहीं समझ सकती मैं आपको। राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ हमेशा खुश रहता हूँ, कभी भी दुखी और परेशान नहीं रहता। और रही बात तुम्हें बताने की, तो इसकी कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है
जो हमारी खुशियों के बीच आ जाए। इश्की राजवीर के गले लगकर बोली, पर आपको कभी तो मुझसे कुछ शेयर करना चाहिए, और इस मेहर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। राजवीर हंसते हुए बोला, पहले तुम तो ठीक हो जाओ, अभी तो तुम चलने के लायक भी नहीं हो। इश्की बोली, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर जाकर उसके दांत तोड़ूंगी। फिर राजवीर ने इश्की को सोने के लिए कहा, लेकिन इश्की उसके बिना नहीं सोना चाहती थी, इसलिए राजवीर भी इश्की के साथ सो गया। नेक्स्ट डे राजवीर रेडी हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, तभी इश्की नींद से उठकर बोली, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे आप छोड़कर जा रहे हैं। राजवीर बोला, 2 दिन तक तुम्हारे साथ ही तो था, अब ऑफिस जाना पड़ेगा, काम भी तो करना है। इश्की बोली, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर राजवीर को भी ये बात सही लगी और वो इश्की को रेडी करके अपने साथ ऑफिस लेकर चला गया। इधर रूही के रूम में रूही सो रही थी और समर भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तभी रूही का फोन बजा और वो उठ गई, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली उसकी नजर समर पर गई, जो अभी अपनी शर्ट पहन रहा था। रूही एकटक बस उसकी मस्कुलर बॉडी को देख रही थी। समर को जब ये बात पता चली तो वो रूही की तरफ देखने लगा, लेकिन रूही को इस बात का होश नहीं था। ये देखकर समर हंसने लगा और उसके पास आकर बोला, निहारना हो गया आपका? रूही समर की बात सुनकर एकदम से होश में आई और समर को देखने लगी, जो उसके बहुत करीब आ गया था। उसे देखकर रूही को शर्म आने लगी और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। रूही को ऐसा करता देखकर समर उसके सिर पर किस करके बोला, अभी मुझे ऑफिस जाना है, इन सब के बारे में हम रात को सोचेंगे। ये बोलकर समर रूही के ऊपर से हट गया और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। रूही को तो अभी भी जैसे समर की बात सुनकर होश नहीं आया था और एकटक उस तरफ ही देखे जा रही थी जहां समर गया था। रूही का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? रूही को खुद भी नहीं पता चला, लेकिन उसे धीरे धीरे समर से प्यार होने लगा था। पर उसके दिल को तो ये बात पहले ही पता चल गई थी, इसलिए तो जब भी वो अपने प्यार को सामने देखता था तो उसका दिल बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार में धड़कने लगता था। क्या इश्की मेहर को सिखाएगी कोई सबक या उसे समझा कर लाएगी सही राह पर?